हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज अभी 2024 में रेलवे की बहुत सारी एग्जाम हुई थी, जैसे कि आरआरबी एलपीसीबीटी फर्स्ट हुआ था, आरआरबी जेई की एग्जाम हुई थी, आरआरबी टेक्नीशियन की एग्जाम हुई थी, आरपीएफ एसआई वाली एग्जाम हुई थी। तो आज की इस क्लास में मैं आपको आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सभी शिफ्टों में बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन है, लगभग इनकी संख्या 311 से लेकर के 312 है। तो ये सभी 311-12 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। हर रोज 10 क्वेश्चन की एक क्लास लेकर के आता हूँ मैं, ताकि और उन पर हम डिटेल में काम करते हैं, उनको हम डिटेल में सोल्व करवाते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में, ताकि आगे आने वाली जो एग्जाम है जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी है, आरआरबी एनटीपीसी है, उनमें आपको फायदा मिलेगा भैया। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इस तरफ आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस तरफ मैं इनको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊंगा, यानी कि इन क्वेश्चन को हल करवाऊंगा। देखो 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 31 से शुरुआत करने वाले हैं। चलो भैया, तो क्वेश्चन नंबर 31 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग है। आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए शुक्रवाहक और अंडवाहिनी, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय और योनि, ऑप्शन नंबर सी है डिंब वाहिनी और सीसन, ऑप्शन नंबर डी है शुक्रवाहक और वर्षण कोश। बताओ क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 31, एक मिनट रुकना यार। पेन से स्याही निकलने लगी। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पहला है टेस्टिस, यानी कि वर्षण, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और ये टेस्टिस किस में होता है? स्क्रोटल सेक, वर्षण कोश में। हमारे शरीर से बाहर होती है संरचना, इसी वर्षण कोश में आपका टेस्टिस वर्षण उपस्थित होता है। ठीक है, तीसरा कौन सा है? तो रेटेटेस्टिस, यानी कि वर्षण जालिका। चौथा वास एफ्रेंशिया, शुक्रवाहिका। पांचवा एपिडाइडमिस, यानी कि अधिवर्षण। छठा वास डेफरेंस, शुक्रवाहक। ये तो आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यानी कि नर के प्रजनन अंग है। ये क्या है? ये नर प्रजनन अंग है भैया, ये नर प्रजनन अंग है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। टेस्टिस है, अभी हम आपको जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ाएंगे ना, तब इनके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। टेस्टिस क्या होता है, ये क्या काम करता है, स्क्रोटल से क्या है, रेटेटेस्टिस क्या है, वास एफ्रेंशिया क्या है, एपिडाइडमिस क्या है, वास डेफरेंस क्या है। क्योंकि अभी अगर हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो फिर भैया थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देख लीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखो, पहला है भैया ओवरी, अंडाशय, यूट्रस, गर्भाशय, वेजाइना या पेनिस भी लिख सकते हो आप, सीसन,
योनि, चौथा फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका नली या फिर डिम्बवाहिका नली, या डिम्बवाहिनी भी आप लिख सकते हो। बताओ भैया किसी को कोई प्रॉब्लम दिख तो रहा है ना? हाँ, ये फैलोपियन ट्यूब है और कुछ भी नहीं लिखा मैंने। 4 नंबर पर फैलोपियन ट्यूब लिखा है, जिसे अंडवाहिनी नली का डिम्बवाहिका नली भी कहते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो इससे देखकर आप अनुमान लगा सकते हो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन आते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन आते हैं। जब हम ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको सारी चीज़ें हाथों पर याद हो जाएगी भैया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके बारे में, सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्रवाहक और भैया वर्षण कोश। ये भैया पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिखवाया है भैया, वर्षण कोश तो ये रहा आपका और शुक्रवाहक ये रहा। ठीक है, तो मिटा सकते हैं इसको। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके। आज के तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इनसे ये पता लगेगा कि भैया हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाई 2024 का अगर आपको समझ में आ गया कि एग्जामिनर इस दिमाग से क्वेश्चन पूछ रहा है, इस लेवल से क्वेश्चन पूछ रहा है, इस जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब आगे आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 32 देखो भैया, वृक्क की निस्पंदन इकाई है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु, ऑप्शन नंबर बी है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है शुक्रजनक नलिका, ऑप्शन नंबर डी है नेफ्रॉन। देखो, आज बैच वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, सीडीएस, यूपीएससी, पटवार, पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, तो मैंने एक बैच स्टार्ट किया है। 29 रुपये पर मंथ आपको देने की आवश्यकता है और 5 से 5.5 महीने में आपको कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। अब तक 2 चैप्टर में बैच में कंप्लीट करवा चुका, तीसरा चैप्टर भी आधा हो चुका है। एक्सीलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ाया है भैया। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बैच से संबंधित जानकारी। आप जाकर के मेंबरशिप ले लीजिए 29 रुपये वाली, और बैच आपका हो जाएगा 1 महीने के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो जरूर ले लेना, क्योंकि उस बैच से आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आज मैंने आपको बताया था कि किडनी जो होती है ना, किडनी, ये किडनी क्या है? इसे वृक्क या फिर गुर्दा कहते हैं। तो ये एक ऑर्गन है, इस बात को तो आप भी मानते हो कि ये एक अंग है। और अंग किसके मिलकर के बना हुआ होता है? बहुत सारी सेल से, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो अगर मान लीजिए ये आपकी एक किडनी है, ये आपकी दूसरी किडनी है, और किडनी में बहुत सारी क्या होती है? सेल होती है। और इन सेल्स को किस नाम से जाना जाता है? इन सेल को जाना जाता है भैया नेफ्रॉन के नाम से। किस नाम से? नेफ्रॉन के नाम से। नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु कहते हैं इन्हें। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किडनी की कोशिका कौन सी है, तो किडनी की कोशिका होती है नेफ्रॉन। इसे किडनी की इकाई भी कहा जाता है। किडनी की इकाई कौन सी है? किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। यूनिट ऑफ किडनी कौन है? नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई के बारे में पूछे तो क्या है? नेफ्रॉन है। क्योंकि किडनी का जो कार्य है, किडनी का कार्य होता है ब्लड फिल्ट्रेशन का और यूरिन फॉर्मेशन का। तो ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। तो किडनी का जो काम है वो नेफ्रॉन कर रहा है, इस वजह से इसे क्रियात्मक इकाई कहा गया है। और ये नेफ्रॉन ये किडनी किससे मिलकर के बनी हुई होती है? तो इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। लगभग एक किडनी में 1 मिलियन के आसपास क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। दोनों किडनियों में 2 मिलियन हो जाएंगे भैया, इस किडनी में भी 1 मिलियन होते हैं। तो किडनी की कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि नेफ्रॉन से मिलकर के बने हुए हैं। तो किडनी की संरचना देने का काम कौन कर रहा है? नेफ्रॉन ही तो कर रहा है। तो इस वजह से हम इस नेफ्रॉन को किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं, किडनी की इकाई कहते हैं, किडनी की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी कौन है? नेफ्रॉन है। या फिर किडनी की निस्पंदन इकाई के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या है? नेफ्रॉन है भैया। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर ये 32 था भैया।
तो स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ गया समझ में? ठीक है, मिटा देता हूं, आगे चलते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए द्विखंडन से बाइनरी फिजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है मुकुलन से बडिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है पुनर्जनन से रीजनरेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी है बीजाणु निर्माण से स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाइनरी फिजन। ये मैंने आपको कल की क्लास अगर आपने देखी है तो कल मैंने वहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी थी, बहुत अच्छे से बताया था मैंने कि द्विखंडन क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक कोशिका होती है, अब ये कोशिका दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई कोशिका है, चलो मैं एक डायग्राम में बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक कोशिका है, अब इसका विभाजन होगा तो ये दो बराबर कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगी इस तरीके से। तो एक कोशिका विभाजित होकर के दो बराबर कोशिकाओं में विभाजित होती है तो वो होता है बाइनरी फिजन, यानी कि द्विखंडन। कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है तो उसको कहा जाता है द्विखंडन या बाइनरी फिजन। एक मल्टीपल फिजन होता है जिसमें क्या होता है, एक कोशिका बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाती है, उसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो इसका मैंने आपको बताया था अमीबा, एक लेशमानिया, एक प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है क्या? नहीं, प्लाज्मोडियम नहीं, पैरामीशियम है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीवों से आरआरबी, एएलपी, सीबीटी फर्स्ट हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। आरआरबी जे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, टेक्नीशियन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। मैं लिखवा देता हूँ, मैं आपको पहले भी लिखवा चुका, सॉरी। देखो क्वेश्चन नंबर 34, हाँ, एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण पूछे हैं ना आपसे। अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ईस्ट क्लेमाइडोमोनास, ये सभी भैया एक कोशिकीय जीव है। ये सभी एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऊपर के इन चारों से पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे फेवरेट जो है वो है अमीबा। तो याद रखना, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ईस्ट क्लेमाइडोमोनास, ये सभी एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। कुछ एक कोशिकीय शैवाल भी होते हैं, कुछ एक कोशिकीय कवक भी होते हैं, याद रखना है आपको। तो अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ईस्ट क्लेमाइडोमोनास, ये सब एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि निम्न में से कौन से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? घरेलू मक्खी नहीं होगा, हाइड्रा नहीं होगा, छिपकली नहीं होगी, अमीबा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके। क्वेश्चन नंबर 35 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से किसमें तंत्रिका कोशिका नहीं होती है? देखो, ये जो तंत्रिका कोशिका होती है ना, तंत्री कोशिका, ये आपके ब्रेन में पाई जाती है, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में जो पाई जाती है ये तंत्री कोशिका, जो आपके ब्रेन में होती है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है नर्व तंत्रिका, तंत्रिकाएं जो होती हैं उनमें होती है, स्पाइनल कॉर्ड में होती है। एडिपोसाइट, इस एडिपोसाइट में नहीं होती, बस ये कोशिका होती है ये। ऑप्शन नंबर डी में नहीं होगा भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अभी तो टाइम है स्लाइड चेंज करने में। क्वेश्चन नंबर 36 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्नलिखित कोशिकीय अंगकों में कौन से विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है प्लास्टिड यानी कि लवक, ऑप्शन नंबर सी है गोल्गी अप्रेंटिस यानी कि गोल्गी बॉडीज गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर डी है वैक्यूल्स, ऑप्शन नंबर ई है भैया, ऑप्शन नंबर ई नहीं, ई नंबर पर है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, और एफ नंबर पर है भैया लाइसोसोम। और यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन नंबर ए है सी और डी, ऑप्शन नंबर बी है बी, डी और ई, ऑप्शन नंबर सी है एफ और ऑप्शन नंबर डी है ए और सी। बताओ। देखो भैया, ए पे तो क्या दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बी में दिया गया है प्लास्टिड, सी में दिया गया है गोल्गी अप्रेंटिक, डी में दिया गया है वैक्यूल्स, ई में दिया गया है सेल वॉल कोशिका भित्ति, और एफ में दिया गया है लाइसोसोम। देखो भैया, ए बी, बी में प्लास्टिड है ना, सी में डी ई एफ। चलो भैया, 5 दिए गए, 3 3 6 है यार, एक और है वैक्यूल्स गोल्गी बॉडी, कौन सा रह गया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गोल्गी अप्रेंटिस आ गया, वैक्यूल्स हो गए, सेल वॉल आ गई, हाँ हो तो गए 6। चलो भैया, अब देखो इनमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई पादप कोशिकाओं में कौन सा पाया जाता है। तो एक तो पादप कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाती है। देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जब हम अंतर करते हैं ना, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में, तो पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो सेल वॉल होता है, लेकिन जंतु कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली भैया पादप कोशिका में तो पाई जाती है, लेकिन ये दूसरा आवरण होता है, जंतु कोशिका का पहला आवरण होता है यानी कि सबसे बाहरी आवरण होता है। लेकिन पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण है वो होता है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, और ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो एक अंतर ये है, यानी कि पादप कोशिकाओं में ये तो पाया ही पाया जाएगा, इसमें तो कोई वह नहीं है। एक ही वैक्यूल्स पाया जाता है, रिक्तिका पाई जाती है। देखो होगा, पादप कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है ना वो साइड में होता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है वो कहाँ होता है, वो बीच में होता है। क्योंकि वैक्यूल्स, ये जो रिक्तिका होती है ना भैया, ये वैक्यूल्स यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी, जो वैक्यूल्स है ये भैया बीचों बीच में होता है। ये बहुत सारी जगह है, तो जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे किसका काम क्या है। एक होता है प्लास्टिड लवक, ये लवक से भैया मैंने आपको शायद पिछली क्लास में भी क्वेश्चन करवाया था कि ये 3 प्रकार का होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही थी। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है जिसके स्वयं के पास डीएनए होता है और स्वयं के पास राइबोसोम होता है। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो ये जो 3 है, एक बी, एक डी और ई, ये तीनों भैया पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। गोल्गी बॉडी है ये दोनों में पाया जाता है, लाइसोसोम दोनों में पाया जाता है, याद रखना है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई डी बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी डी और ई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ओके मिटा दूं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, एक बार रुको। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 37 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है। याद रखना भैया, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी है वैक्यूल्स, ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम, इस राइबोसोम के बारे में हम बाद में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए
प्रोटीन के निर्माण के लिए सहायक होता है कौन? ये राइबोसोम। दूसरा, इसके बारे में और देखिए भैया, और क्या क्या कहा जाता है, इसे सार्वत्रिक कोशिकांग कहा जाता है। सार्वत्रिक कोशिकांग का मतलब क्या है? ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, ये सभी प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग है कौन? ये राइबोसोम। ठीक है, और देखो भैया, ये सबसे छोटा कोशिकांग है। जितने भी ये कोशिकांग होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज है, उनमें सबसे छोटा कोशिकांग है भैया ये। कौन सा? ये राइबोसोम। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, याद रखना। इसके अलावा मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलिज है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलिज। इसका मतलब क्या है? ये बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है भैया, यानी कि ये झिल्ली युक्त बिना झिल्ली वाला कोशिकांग हिंदी में क्या कहते हैं, लिख लेना आप, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलिज कहा जाता है इस राइबोसोम को। यानी कि इस पर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, इस राइबोसोम पर किसी भी झिल्ली का कोई भी आवरण नहीं होता। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलिज हो गए। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S प्रकार का, एक होता है 80S प्रकार का। इसकी सब यूनिट पूछी जाती है, जब सेल वाले चैप्टर में हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। तो राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए किस तल के रूप में कार्य करता है? तो राइबोसोम करता है। 37 नंबर क्लियर हो गया? 37 नंबर क्लियर हो गया? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 38 नंबर, 38 नंबर देखो, रसग्राही का कार्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कि ये प्रकाश की पहचान करती है, ऑप्शन नंबर बी है स्वाद की पहचान करती है, ऑप्शन नंबर सी है ये गंध की पहचान करती है, ऑप्शन नंबर डी है ये ध्वनि की पहचान करती है। याद रखना, जो रसग्राही होती है, रसग्राही क्या करती है? ये स्वाद की पहचान करती है भैया। किसकी पहचान करती है? स्वाद की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक गंध की पहचान में कौन सहायक होता है, कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव अपना आकार बदलता है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी है अमीबा, ऑप्शन नंबर डी है खमीर। बताओ कौन से कोशिकीय जीव जो अपना आकार बदल सकता है, अपना आकार बदलता है? तो वो है भैया अमीबा। देखो, मैं आपको हर बार बताता हूं कि जब मैं ह्यूमन ब्लड वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था ना, बहुत दिन पहले, लगभग 1 साल पहले, तो जब मैंने ह्यूमन ब्लड में WBC आपको पढ़ाई थी। देखो, ब्लड में पाई जाने वाली एक कोशिका होती है WBC। तो जब मैंने आपको WBC के बारे में पढ़ाया था, तो WBC के बारे में मैंने ऐसा कहा था कि WBC का जो आकार होता है ना, वो अनिश्चित होता है। फिर WBC का आकार कैसा होता है? WBC का आकार अनिश्चित होता है। ये किसी भी आकार की हो सकती है, या फिर मैंने आपको बताया था कि इसका आकार अमीबा के समान होता है। ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाए थे, अब ध्यान से समझ लेना इनका मतलब क्या है। तो WBC जो होती है ना, उसका आकार कोई सा भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकती है WBC, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। WBC का आकार कोई सा भी हो सकता है, यानी कि इसका आकार कोई फिक्स नहीं है, निश्चित अनिश्चित होता है। वैसे ही अमीबा का आकार भी कोई फिक्स नहीं है, अमीबा भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, ये अपना आकार बदलती रहती है। तो ये एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, जिसका आकार बदलता रहता है भैया। तो अपना आकार बदलता है कौन? एक कोशिकीय जीव, वो है अमीबा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो चुका है आपका, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखो भैया, हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है, और यह ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है नासिका यानी कि नाक, ऑप्शन नंबर बी है आंतरिक कर्ण यानी कि अंदर वाला कान,
कान का अंदर वाला भाग, जैसे कि बाहर वाला भाग, इसे कर्ण पल्लव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है आंतरिक कर्ण, नासिका और जीभ। ऑप्शन नंबर डी है जी भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंतरिक कर्ण। आंतरिक कर्ण, नासिका और जीभ, ये जो 3 ऑर्गन्स होते हैं, ये देखो इनके बारे में कुछ लिखा गया है कि हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है। ये ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होती है, तो वो यही है भैया, इंद्रिय अंग। आंतरिक कर्ण, नासिका और जीभ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 50 तक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। अगर आपने बैच नहीं लिया है तो बैच ले लेना भैया, फायदा है। 5 से 5.5 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा मैं, और आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। बाय बाय।